हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग जो भी एमसीक्यूज़ करेंगे वो आपकी वस्त्र एवं परिधान के अंतर्गत। बच्चों ने कहा था टेक्सटाइल का वीडियो बनाई मैम, तो मैंने इसलिए आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे आपके टेक्सटाइल के हैं और टेक्सटाइल के बेस से हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो टेक्सटाइल में सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं फाइबर, फैब्रिक और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे पहले की वीडियो टेक्सटाइल की वीडियो अगर देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, तो मेरी वो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने टेक्सटाइल पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको फाइबर और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर और साथ में आपका जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, इन सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्लोथिंग के प्रिंसिपल की। ओके, कौन सा? क्लोथिंग का प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल में कौन कौन से हैं? बच्चे ने कहा भी है वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इसमें बहुत कुछ खास नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मॉडेस्टी है, फिर आपका दूसरा है इमॉडेस्टी, फिर थर्ड है आपका ऑर्नामेंट, मतलब कि सजावट वाला। ठीक, ये आपका सजावट का जो वस्त्र का सजावट का सिद्धांत है, ऑर्नामेंट है, और चौथे में है आपका प्रोटेक्शन। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा जो है हमारा ये थ्योरीज कितनी, इसके नंबर कितने हो गए? 4, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। ठीक है, मोडेस्टी मतलब एक है लज्जाशील, फिर दूसरा अलज्जाशील। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आपका सजावट, चौथा है आपका प्रोटेक्शन थ्योरी। तो सबसे पहले जो वस्त्र पहना लोगों ने किस लिए? अपने शरीर को ढकने के लिए, मतलब अपने शरीर को आवरण देने के लिए, ढकने के लिए, छुपाने के लिए अपने शरीर को। फिर उसके बाद जो इमोडेस्टी वाला है, वहाँ पर क्या हुआ? उन कुछ अंगों को छुपाना और कुछ को एक्सपोज करना। हाँ, तो इससे क्या होता है, जैसे व्यक्ति ज़्यादा एक दूसरे को मतलब आकर्षित करता है, तो कुछ अपने जो पार्ट्स हैं उनको छिपाया और कुछ को दिखाया, तो वो आपका इमोडेस्टी में आ गया। फिर थर्ड है आपका ऑर्नामेंट, मतलब सुंदरता के लिए, वस्त्र कैसे सुंदर लगे। जैसे राजा महाराजा, इन सारे लोगों के जो वस्त्र हैं कि जितनी ज़्यादा, जैसे आपका जरदोजी वर्क है, उस पर एम्ब्रॉयडरीज करके, प्रिंटिंग करके, मतलब जितने भी आपकी फिनिशेस होती हैं, फिनिशेस का काम ही है क्या है कि सुंदरता को बढ़ाना ना। तो ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये क्या हो गया? सजावट वाली आपकी थ्योरी, ऑर्नामेंट थ्योरी हो गई। और चौथी थ्योरी जो है, फोर्थ थ्योरी है, ये है आपकी प्रोटेक्शन, मतलब आपके शरीर को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करने के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया गया। जैसे अगर हमें ठंड लग रही है तो हम ठंड में क्या, हमारी कार्य क्षमता घट जाती है ना, लेकिन हमने बढ़िया सा स्वेटर वेटर पहन लिया और स्वेटर पहन के मार्केट गए और अपना काम कर लिया। या घर में भी अगर हम काम कर रहे हैं, पैरों में ठंड लग रही है, हमने सॉक्स पहन लिए और उससे भी क्या हो गया? हमारा काम हो गया। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन थ्योरी इस तरह से होती है। और साथ में जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके किस तरह के वस्त्र हैं, तो प्रोटेक्शन में आपके जो हैं ये हैं आपके, जैसे अगर हम कहें कि जो फायर प्रूफ जो वस्त्र होते हैं, जिसको फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं ना, इस तरह का वस्त्र हो गया ये। और या फिर मतलब कि लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ गिर ना जाए, बर्न हो जाए, तो उस तरह के भी कपड़े पहनने के लिए, ये भी आपकी प्रोटेक्शन थ्योरी के ही अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ में अगर पीपीई किट, अगर करंट उदाहरण की बात करें तो जो ये पीपीई किट है हमारी, ये क्या है? ये हमारे प्रोटेक्शन थ्योरी के ही अंतर्गत आती है। आई होप कि अब आपको वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि जो थ्योरीज़ हैं आपकी, जो टेक्सटाइल की थ्योरीज़ हैं, उसमें वो कितनी हैं आपकी। तो क्लोथिंग की थ्योरीज़ आपकी, तो ये आपकी 4 थ्योरी है। और जो, हाँ मैं बता दूं, ऑर्नामेंट क्या है? टैटूइंग के अंतर्गत आता है। सॉरी, टैटूइंग जो है वो आपके ऑर्नामेंट के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में दिया हुआ था एक जगह टैटूइंग, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि टैटूइंग जो है उस पर शरीर पर गुदाते हैं ना, तो वो किसके? ऑर्नामेंट, मतलब अपने शरीर को और सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए, इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, एक हल्का सा हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए हैं कि यहाँ पे तंतुओं की वर्गीकरण की बात करें, आपके फाइबर की बात करें, तो जो ये हमारा फाइबर है, इसको हम सिंपली जब जैसे स्टार्ट करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन 2 भागों में कर देते हैं। एक है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा है हमारा सिंथेटिक फाइबर। तो ये आपका नेचुरल हो गया, ये सिंथेटिक हो गया। अब इस नेचुरल को भी हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे? इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से आपके? आपका एक तो हो
गया प्लांट हो गया, दूसरा हो गया एनिमल हो गया और तीसरा हो गया मिनरल हो गया, मतलब कि वानस्पतिक, जांतव और खनिज। फिर उसके बाद बात करते हैं ये आपका कृत्रिम तंतु है, उस कृत्रिम तंतु को भी कितने भागों में बांट दिया हमने, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक तो हो गया मैन मेड, दूसरा कौन सा हो गया हमारा केमिकल। ठीक, तो मैन मेड की अगर बात करें तो इसमें हमारा सबसे रेयॉन, ठीक, रेयॉन है आपका। अब इसी रेयॉन में ही आप जाएंगे विस्कस, आपका सबसे पहले नाइट्रोसोल्यूलोज, फिर उसके बाद विस्कस रेयॉन, विस्कस रेयॉन के बाद आपका आता है क्यूप्रामोनियम, फिर उसके बाद एसीटेट वाले भी फाइबर्स इसी के अंतर्गत आते हैं। केमिकल में आपका ऑर्लॉन, डेक्रान, मतलब ये सब है जो भी आपके, वो किस में आ जाएंगे, केमिकल में आ जाएंगे। नायलॉन भी इसी में के अंतर्गत, केमिकल के अंतर्गत आता है। अच्छा, प्लांट्स की अगर हम बात करें कि आपका प्लांट में कौन कौन से होंगे, तो प्लांट में भी हम सब जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपका कपास है, कोपोक है, लिनिन है, जूट है, हेम्प है, कोयर है, ये सब किसके, वानस्पतिक के अंतर्गत आ जाएंगे, प्लांट के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें, उसको फौरन आप 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा सिल्क और दूसरा हो गया ऊन। ठीक, एक हो गया सिल्क और दूसरा हो गया वूल हो गया। तो सिल्क ये हमारे प्रोटीन फाइबर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तीसरा है इसमें हमारा कौन सा, खनिज, मिनरल। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, शुरू से ही हमने पढ़ा इसको, सोना, चांदी, एस्बेस्टास। एस्बेस्टास का भी प्रयोग रोग प्रतिरोधी वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया इसमें, सोना, चांदी, एस्बेस्टास, स्टील फाइबर्स इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने डाइंग की तरफ। थोड़ा सा डाई के बारे में आपको बता दूं, ये जो डाइज़ हैं वो जो प्राप्त होती हैं उनके भी कई आधार हैं। जैसे हमारे जिस तरह से हमने फाइबर को देखा 2 भागों में, उसी प्रकार से हम डाइस की भी बात करें तो उनको, रंग को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। कौन कौन से, एक हो गया आपका नेचुरल और दूसरा हो गया सिंथेटिक। अब नेचुरल की भी तो उसी तरह से किसमें, प्लांट में, एनिमल और कौन से, मिनरल, धातु वाली। ठीक, और सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक को हम 3 भाग में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से, आपकी एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, 3 तरह की डाइज होती हैं। कौन सी, एसिड डाई, बेस डाई और फिर न्यूट्रल डाई। ठीक है, तो ये एसिड और बेस का ये अलग क्लास हो गया। उसके बाद जो आपकी न्यूट्रल डाइज हैं, न्यूट्रल डाइज के ही अंतर्गत ये आते हैं आपके डायरेक्ट कलर हैं और आपके सल्फ़र कलर। सल्फ़र कलर किस, मैंने आपको बताया था ना, सल्फ़र कलर कौन से कलर होते हैं, ये आपके एजोडाई वाले ही कलर हैं, सल्फ़र कलर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती है आपकी, डायरेक्ट डाई आती है, फिर एजोडाई आ जाएगी, फिर वेट रंजक आ जाएगा और फिर उसके बाद डेवलप्ड कलर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये वेट रंजक है ना, इसके क्या होते हैं, कलर बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं। एजोडाई को आइस डाई भी कहते हैं। ठीक है, आइस डाई भी कहते हैं और इसको सल्फर डाई के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट डाइज जो मतलब कि कपड़े में सीधे ही रंग मतलब डाल करके क्या कर दिया जाता है, कपड़ा उसको बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, मतलब सीधे ही उसको डिप करके कर दिया, उसमें बहुत सारी क्रियाएं नहीं करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद रंगने की अवस्थाओं की बात हम करें कि किस तरह से, मतलब कौन कौन सी अवस्था में हम डाइज कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली अवस्था है आपकी, वो है आपकी यान। हम सभी फाइबर जैसे निर्माण होता है उसी प्रकार से इसको तीनों स्टेज पर हम कर सकते हैं। फाइबर, यार्न, फिर यार्न के बाद क्या हो जाएगा आपका, फैब्रिक है। फाइबर, रेशे की बटाई होगी तो यान मिलेगा, यान को की वीविंग करेंगे तो फैब्रिक मिलता है ना, ये स्टेप है। और उसके बाद फाइबर की अगर मैं बात करूं तो आपका जो फाइबर है वो इसको इस तरह से रंगते हैं कि जैसे मतलब डायरेक्ट रेशे को ही पूरा कलर कर दिया, जैसे कपास, ऊन, लिनिन व सिल्क आदि के रेशों को इससे कलर करते हैं। यान की बात करें, मतलब यान का ये कि बुनाई होने से पहले, मतलब फ्री जो धागा है उस टाइम उसकी बुनाई
करते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या है, इकत। ठीक है, इकत या फिर दोहरा इकत होगा तो फिर ताने और बाने को अलग अलग करेंगे। पटोला इसका एग्जाम्पल है। फैब्रिक की बात करें तो जब पूरे कपड़े पर रंगाई होती है, मतलब आपका कपड़ा तैयार हो गया और उस कपड़े को हम क्या करते हैं, उसमें डाई बाथ में डाल देते हैं। तो इस तरह से आपका काम हो जाता है कि फाइबर के स्टेज पर, यार्न के स्टेज पर और फैब्रिक के इन तीनों स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं, डाई का काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग की बात करते हैं हम आगे कि प्रिंटिंग क्या है। तो प्रिंटिंग के भी इसी प्रकार, ऐसे ही प्रकार हैं। आपका सबसे पहले प्रिंटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका प्रिंटिंग हो गया, और प्रिंटिंग को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। कौन कौन से 4 तरह से प्रिंटिंग होगी, कौन कौन सी, आपकी ब्लॉक छपाई, ठीक है, ये आपकी ब्लॉक छपाई हो गई। दूसरी है आपकी रोलर छपाई हो गई। तीसरी है आपकी स्क्रीन छपाई हो गई। और चौथी है आपकी स्टेंसिल। ओके, स्टेंसिल वाली। तो ये हमारी मेन क्या है, ये 4 तरह से छपाई होती है। तो आपकी ब्लॉक जो छपाई है वो किसके द्वारा, हाथ के द्वारा एवं मशीन के द्वारा, दोनों के द्वारा की जाती है। मतलब हैंड से भी की जाएगी और मशीन से भी की जाएगी। ओके, फिर उसके बाद ये जो स्क्रीन छपाई है, इसमें पूरा कपड़ा एक साथ रखते हैं और फिर उसके बाद मतलब एक बड़ा सा फ्रेम होता है, स्क्रीन की तरह फ्रेम हुआ, और जैसे खाट होती है 4 पाए वाली, उसी तरह से स्क्रीन बड़ी सी होती है और उसके ऊपर फैब्रिक को रखते हैं ठप्पों से या मशीन के द्वारा जगह जगह पर क्या करते हैं, उसी डिज़ाइन को उतार दिया जाता है। तो ये आपका क्या है, स्क्रीन वाली हो गई। ठीक है, स्क्रीन पर चढ़ाकर, फ्रेम पर चढ़ा करके इस तरह की छपाई की जाती है। सेट और फिर उसके स्टेंसिल छपाई, ये भी क्या ऐसे रखा और फिर उसके बाद हमारे पास स्टेंसिल होती है और बीच बीच में क्या होता है, अवरोध यहाँ पे कर दिया जाता है और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ कलर चढ़ता है और जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टेंसिल छपाई होती है। अच्छा, जो हमारी रोलर छपाई है उसमें अक्सर पूछ लेता है, डुप्लेक्स छपाई के बारे में आपसे पूछा है ना कि दोनों साइड से रोलर किसमें दोनों तरफ छपाई होती है, तो वो कौन सी है, डुप्लेक्स छपाई। उसमें क्या होता है, रोलर 2 रोलर लगे होते हैं, बीच से कपड़े को पास कराते हैं और दोनों तरफ क्या प्रिंटिंग की का वो जो खांचा होता है वो लगा हुआ होता है। बड़े बड़े रोलर रहेंगे और उस रोलर के बीच में से कपड़े को, जैसे ये एक रोलर हो गया, ठीक, और ये एक रोलर हो गया। अब यहाँ से कपड़े को जब निकालेंगे ये दोनों रोलर घूमेगा, एक ही तरह की डिज़ाइन दोनों रोलर पे अलग अलग भी हो सकती है, तो डिज़ाइन होगी और कपड़ा इसके बीच से जब क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, मूव करेगा, तो क्या होगा, वो उसमें छपाई दोनों साइड में होती चली जाती है। और प्रत्यक्ष में मतलब डायरेक्ट उस पर कलर हमने लगा दिया तो वो प्रत्यक्ष हो गई, रंग खींचने वाली मतलब बनाया और फिर क्या, और वो आपकी जैसे ट्रांसफ़र वाली होती है वो हो गई, आपकी रंग खींचने वाली हो गई। अवरोध छपाई में बीच बीच में अवरोध उत्पन्न करके भी इस प्रकार की छपाई की जाती है, जिसके अंतर्गत जैसे आपकी बाटिक की हम बात करते हैं और आपकी टाई एंड डाई की बात करें कि उसमें बीच में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये छपाई आपकी यहाँ पे जो बेसिक सी चीज़ थी वो मैंने आपको बताई और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि छपाई में होता क्या है। प्रिंटिंग और डाई में बहुत जो डिफरेंस है, जो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि डाई में पूरे कपड़े को अंदर डाल देते हैं और प्रिंटिंग में कपड़े के ऊपर रंग लगाते हैं। ओके, फिर बात करें कि परिधान, आपके वस्त्र एवं परिधान भी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, खास ज़्यादातर चीज़ें आप इसमें जानते ही हैं। बस यही बताऊंगी कि आपका ड्राफ्टिंग क्या है और पैटर्न। अक्सर ड्राफ्टिंग और पैटर्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग क्या है, जब ब्राउन पेपर पर किसी चीज़ मतलब कि निशान लगाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, ड्राफ्टिंग हो जाती है। फिर उसी ड्राफ्टिंग को क्या करते हैं, कट करते हैं और एक हार्ड पेपर पर उसको उस नमूने को रख करके उस तरह से कटिंग कर दी जाती है। फिर कटिंग करने के बाद वो इसको हमने बना के रख लिया। अब इसी पैटर्न को हम बार बार एक ही कपड़े के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि पैटर्न की मैं बात कर रही हूं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले ड्राफ्टिंग की, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने पहले ड्राफ्टिंग कर ली, ठीक है, मास्क की ड्राफ्टिंग की मैंने कि मास्क कैसे बनाते हैं। अब ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग करने के बाद वैसे बनाया मैंने, देखा एकदम परफेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक पूरा पैटर्न ही एक कड़ी चीज़ पर क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग
कर ली हमने मास्क की, ठीक है, कि इस तरह से ऐसे यूं करके जो भी शेप है आपका मास्क का, कि ऐसे ऐसे मैंने एक वो कड़े पेपर पे या किसी चीज़ पे बोर्ड पर बना लिया। अब जितनी बार मुझे मास्क बनाने पड़ेंगे तो ये नहीं रहेगा कि बार बार मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो इसका हमने वस्त्र का पैटर्न बना लिया कि ये हम ड्राफ्टिंग में यूज़ करेंगे। तो जितनी बार भी मास्क बनाएंगे उसको रखेंगे और हम क्या करेंगे, कट करते चले जाएंगे और हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। और आज का हमारा क्वेश्चन आंसर जो है, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है? रेशों से, तंतुओं से, कीड़े मकोड़े से, कपास से। आप ये ध्यान देंगे, इंग्लिश की तरफ ज़रूर जाएं। और वैसे रेशा और जो ये आपका फाइबर है, यही इसका करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फाइबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें इस तरह से देख लेंगे आप, तंतुओं से, हाँ, रेशे का जो निर्माण होता है किस चीज़ से, तंतुओं से। वस्त्रों का निर्माण तंतुओं से होता है। वस्त्र की आवश्यकता, वस्तुओं का जो निर्माण है, जो इसकी यूनिट है वो तंतु हैं। तंतु से क्या बनते हैं, यान बनते हैं। यान से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। वस्त्र का आवश्यकता का कारण नहीं है, शरीर को आवरण प्रदान करना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना, कार्यक्षमता में वृद्धि, फैशन। तो करेक्ट आंसर होता है आपका फैशन, क्योंकि शरीर को आवरण भी प्रदान करेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, ठीक है। कि इसमें प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा तो ऑर्नामेंट वाला आ जाएगा। और क्या है, कार्यक्षमता में वृद्धि, प्रोटेक्शन थ्योरी यहाँ पर काम करेगी, ये कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। तो मैंने बताया ना कि जिस तरह से मौसम होता है या जो भी होता है, तो क्या होता है, उस तरह से हम कार्य करते हैं तो हमारी क्या होती है, कार्यक्षमता। उस तरह के वस्त्र पहनते हैं तो कार्यक्षमता में हमारे वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर जैसे ज्वालामुखी वाली जगह है, अगर फायर प्रूफ कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, तो उसके नज़दीक भी जाना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पे लावा वगैरह निकलता रहता है। तो उसी तरह का कपड़ा पहन के, तभी तो शूट करके लोग डालते हैं ना, क्योंकि वो रियल में वहाँ गए होते हैं। अगर उन्हें उस तरह के कपड़े ना मिले तो उनकी कार्यक्षमता क्या होगी, ह्रास हो जाएगी। वो बहुत दूर रहेंगे लेकिन पास में भी जा सकते हैं। वनस्पति जगत में जनित रेशों की रचना का मुख्य भाग होता है। वनस्पति मतलब आपके प्लांट जो किंगडम है, उसमें क्या है कि सबसे मुख्य भाग क्या किसका होता है, सेलुलोज का होता है। बीज वाला तंतु कौन सा है, लिनेन, कपास, जूट, हेम्प। तो बीज वाला तंतु जब भी आएगा तो आप किस पे, कपास पे टिक करेंगे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बिनौले होते हैं ना, छोटे छोटे से बीज होते हैं। हम लोगों ने देखा है जब जो कपास के जो रुई आप लीजिए, कपास का पौधा लीजिए तो देखेंगे अंदर में उसमें काला काला सा बीज होता है, जो कि जो जब उसमें यूज़ किया जाता है, पशु लोग जो हैं, मवेशी, उनके खाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया, उसकी खली बनाकर खाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। रेयान किस प्रकार का तंतु है, प्राकृतिक, वनस्पतिक, कृत्रिम, जानता हो। तो रेयान क्या है, हमारा कृत्रिम तंतु है। आप इसमें ये ना सोचें कि मैन मेड है तो इसलिए प्रकृति में आ जाएगा। आप ध्यान करेंगे प्राकृतिक में 3 ही है हमारे, कौन कौन से, वनस्पति, जानतो और मिनरल है। और जब हम बात करते हैं सिंथेटिक की, तब सिंथेटिक में कैटेगरी होती है कौन कौन सी आपकी, एक होती है हाँ, सिंथेटिक में आपकी एक कैटेगरी होती है मैन मेड की, और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, केमिकल की। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंथेटिक से मैन मेड में ये आ जाएगा। तो रेयान किस में चला जाएगा, मैन मेड में, आपका सिंथेटिक में चला जाएगा, कृत्रिम में चला जाएगा। कपास की जन्मभूमि मतलब कपास कहाँ से शुरू हुआ, तो ये क्या है आपका, भारत। भारत में कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ। फिर जादुई रेशा किसे कहते हैं, मतलब मैजिकल फाइबर जिसको हम कह रहे हैं, तो ये क्या है आपका, नायलॉन है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, इसको असीमित लंबाई तक इसको लेकर के जा सकते हैं। कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त देश कौन सा है, मिस्र, भारत, अमेरिका, रूस। तो कपास के उत्पादन में पहले अमेरिका का स्थान था, लेकिन करंट में आपका भारत का स्थान है। तो कपास के उत्पादन में कौन है, भारत है। और मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे। तो पहले पे क्या हो गया, हमारा भारत हो गया, सेकंड पे हो जाता है चाइना हो जाता है, और तीसरे नंबर पर आता है USA। और ये भी मैं बताती हूँ कि कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है इस वर्ष, हाँ, 2020-21 में आपका इंडिया का है 6,423,000 मीट्रिक टन। ओके, क्या 1000 मीट्रिक टन,
ठीक, फिर उसके बाद चाइना की बात करते हैं तो 5,933,000 मीट्रिक टन। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका यूएसए का, ये चाइना का मैंने बताया ये वाला। फिर यूएसए का आता है 4,336,000 मीट्रिक टन। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तीनों का मैंने बता दिया। तो पहले नंबर पर किसका स्थान है, अगर प्रश्न में आता है तो बिल्कुल आप सबसे पहले नंबर पे हमारे देश भारत का स्थान है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे किसका, तीसरे पे आपका यूएसए का नंबर आता है, अमेरिका का नंबर आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कपास के उत्पादन में, एक मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन मतलब एक ही तरह से, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो क्या है, हमारा देश भारत। कपास की कौन सी वस्तु जानवरों के खाने में प्रयोग में की जाती है, बीज, बिनौले, फूल, बीज की खली। अभी मैं आपसे कह रही थी ना, बीज की खली क्या होती है, जानवरों के खाने के लिए काम में आती है। लिनिन वस्त्र की सतह पर क्या नहीं होते, रेशे, रोएं, बाल, धब्बे। तो जी रोएं हैं, यही क्या होते हैं, लिनिन वस्त्र की सतह पर देखने को नहीं मिलते हैं। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व लिनिन के रेशों का प्रयोग मछली पकड़ने के जाल में करते थे। वह देश है, कौन सा देश है वो, यूरोप, अमेरिका, मिस्र, भारत। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या है, ये मिस्र है। और मिस्र में ये एक बहुत पवित्र रेशा माना जाता है। और जो ममीज़ हैं, ममीज़ के ऊपर जो आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी के ऊपर जो कपड़े लपटे रहते हैं वो किस चीज़ के, लिनिन के कपड़े होते हैं। और साथ में कुछ मसालों का प्रयोग भी किया जाता है जो कि प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। तनों के बंडलों में पानी डालकर रखने से वह लगातार डूबा रहने से क्या उत्पन्न होता है। तो जो तने के बंडल लिनिन में होता है ना, फ्लेक्स के जो तंतु हैं क्या करते हैं, उनको रेटिंग की जाती है, पानी में डालकर रखते हैं। तो उसमें क्या चीज़ उत्पन्न होती है, तो उसमें जीवाणु उत्पन्न होती है। जो ऊपर की उनकी कड़ी शेल्स होती है उनको क्या करते हैं, भक्षण उनका करते हैं, तो उसमें जीवाणु उत्पन्न होता है। लिनिन की खेती के लिए फ्लैक्स बोने का समय क्या है, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नंबर बी, अप्रैल और मई के महीने में फ्लैक्स के प्लांट की खेती होती है। लिनिन का रेशा मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। उसका प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, 50%, 62%, 63% और 65.4%। तो करेक्ट आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आपका होता है कि लिनिन में 63.7% क्या होता है, सेलुलोज होता है। वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है, वस्त्रों का राजा रेशम को कहा जाता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चीन, जापान। तो आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से ना मतलब कि थोड़ा और भी ज़्यादा क्या क्या डेवलप कर दिया है। अगर सिर्फ रेशम का उत्पादन अगर पूछता तो सबसे पहले चीन में हुआ, लेकिन ये आधुनिक विधि इसने लगा दी तो ये हमारा जापान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सिल्क उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है, कोलकाता, मसूरी, कर्नाटक व जम्मू कश्मीर। तो सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में हमारे कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में होता है। अगर इसमें भी पूछा जाए तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो कर्नाटक है इसमें जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा उत्पादन होता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कौन सा है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, अंडा, कीड़ा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, लार्वा, प्यूपा, अंडा। तो करेक्ट आंसर है ये आपका अंडा, एग है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर कैटरपिलर है। ठीक है, तो ये इस तरह से मोथ भी कह सकते हैं इसको। फिर मरीना वूल सबसे अच्छा कहाँ पाया जाता है, तो जो मरीनो वूल है ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ, यूरोप, जापान, मिस्र, भारत। तो मरीनो वूल कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है, ये यूरोप में सबसे अच्छा पाया जाता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण कला कहाँ प्रारंभ हुई, भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड। तो सबसे पहले ऊनी वस्त्रों का प्रारंभ इंग्लैंड में अर्थात यूरोप में किया गया। कौन सा देश ऊन का उत्पादक नहीं है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन। तो चाइना ऊन का उत्पादक देश नहीं है। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया, काउंट हिलेरी चार्डोनेट, डेस्पिचाइड, पीडल, ड्रेफस। तो यहाँ पे काउंट हिलेरी चार्डोनेट
यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर जा कर के पीछे देखें जो मैंने टेक्सटाइल के वीडियोस बनाई हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने क्लासिफिकेशन किया, एक एक चीज़ को बताया है। क्यूप्रामोनियम रेयॉन का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है? 1890 में, 1891 में, 1888 में, 1892 में। तो जो आपका ये क्यूप्रामोनियम रेयॉन है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में किया गया है। इंग्लैंड के वेवर, क्रास एवं ब्रिडल ने सन 1882 में रेयान की किस विधि का प्रयोग? तो जो ये आपके वेवर, क्रास और ब्रिडल हैं, इन्होंने 1982 में सेलुलोज एसीटेट रेयान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अच्छा, सेलुलोज एसीटेट मतलब रेयान जो होता है वो क्या होता है? वो वह रेयान है मतलब कि द फाइबर कि जिसका रेशा सेलुलोज एसीटेट से मिलकर बना हुआ होता है, वो क्या है कहलाते हैं? सेलुलोज एसीटेट रेयॉन कहलाते हैं। और सेलुलोज एसीटेट क्या है? ईस्टर है किसका? एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का क्या है? ये ईस्टर होता है और यूज्ड इन अ फाइबर। ये इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सेलुलोज एसीटेट रेयॉन का प्रयोग पूछ सकता है, तो आपका जान ही रहे हैं आप, फाइबर में, फैब्रिक में, फोटोग्राफी फिल्म्स में, ओके, फोटोग्राफी फिल्म्स में, और सनग्लासेस है, सनग्लासेस बनाने में भी और वार्निश बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फाइबर में, फैब्रिक में, फोटो फिल्म आपकी जो फोटोग्राफी फिल्म्स होती हैं उसमें, और सनग्लासेस में, और किसमें? वार्निश बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रेयॉन की कौन सी विधि नई है? विस्कोस रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन, सेलुलोज एसीटेट रेयॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है आपका आंसर नंबर सी, सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। अगला प्रश्न है, नायलॉन धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण किस सन में किया गया? तो नायलॉन धागा जो है उसका सार्वजनिक रूप से निर्माण सन 1938 में किया गया। एक प्लास्टिक रेशा है, रेयॉन, नायलॉन, आर्लान, डेक्रान। तो ये जो है आपका आर्लान जो है वो क्या है? आपका प्लास्टिक रेशा है। एक मिनट, अगला प्रश्न है, फाइबर ग्लास का निर्माण किस सन में हुआ? फाइबर ग्लास का आपका निर्माण किस सन में हुआ? तो सन 1930 में, सन 1931 में, सन 1932 में और सन 1933 में। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो फाइबर ग्लास है उसका निर्माण आप सन 1931 में हुआ। सॉरी, ये गड़बड़ हो जा रहा है, सन 1931 में हुआ। टेरिलीन का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? इंग्लैंड के, चीन के, जापान के, मिस्र के। तो टेरिलीन जो है उसका सर्वप्रथम निर्माण कहाँ किया? इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया। मैं फिर भी अभी टेरिलीन की बात हुई तभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको टेक्सटाइल में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। और वस्त्र रंगते समय भी डालते हैं तेल, चीनी, नमक, उपयुक्त सभी। तो वस्त्र रंगते समय जो डालते हैं वो क्या चीज़ डालते हैं? नमक का प्रयोग किया जाता है। राल क्या है? वर्णक, रंजक, रंग या फिर तंतु। अच्छा, वर्णक क्या? वर्णक पिगमेंट है, रंजक आपका डाई है। ठीक है, तो राल जो है ये क्या है? एक पिगमेंट है। वाट रंजक का उदाहरण? इंडिगो, हल्दी, नमक, कोलतार। तो वाट रंजक मतलब वेट डाइज का, तो इसका उदाहरण क्या है? इंडिगो। कौन से रंजक अधिक पक्के रंग एवं टिकाऊपन वाले होते हैं? प्रत्यक्ष रंजक, वॉट रंजक, गंधक रंजक, विकसित रंजक। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेट डाइज हैं, हाँ वेट डाइज हैं, उनके क्या होते हैं? रंग कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। गंधक रंजक का प्रयोग किस
प्रकार के तंतुओं पर किया जाता है, मतलब सल्फर डाइज का। जानता हो वनस्पति कृत्रिम उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर बी। हाँ, आपके वनस्पति रेशे के लिए जो सल्फर डाइज हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाती हैं और एक दूसरे में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं रेशों में। प्राकृतिक रंजक के प्रकार जीव संबंधी, वनस्पति संबंधी, धातु संबंधी, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। प्राकृतिक रंजक में क्या बताया था ना मैंने, जैसे आपके प्राकृतिक रेशे हैं उसी प्रकार से प्राकृतिक रंजक भी हैं, तो ये तीनों आ जाएगा, वनस्पति, जीव और धातु। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और संश्लिष्ट रंजक सिंथेटिक डाइज के प्रकार हैं, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, उपयुक्त सभी। तो सिंथेटिक डाइज हम बताया था ना कि आपकी कैटानिक, एनायनिक और कौन सी, न्यूट्रल, तीनों प्रकार की होती हैं। अम्लीय मॉर्डेंट के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक एसिड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर टैनिक एसिड जो है इसको मॉर्डेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और मॉर्डेंट का प्रयोग क्यों करते हैं? मॉर्डेंट का प्रयोग क्या करते हैं, उसको कलर को कपड़े के ऊपर फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। कोलतार का उप उत्पादक क्या है? रंजक, वर्णक, जीव, हल्दी। तो कोलतार का जो प्रमुख उत्पादक है वो आपका रंजक है, मतलब आपकी डाइज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग त्याग का प्रतीक है? लाल, नीला, सफेद, काला। तो इसमें कौन सा रंग डाई का प्रतीक, वो उसका आपका त्याग का? तो उसमें आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। संश्लिष्ट रंजकों का उपवर्ग नहीं है, अम्लीय, क्षारीय, धातु, वॉट। तो संश्लिष्ट रंजकों का प्रतीक क्या है आपका? यहाँ पर आपका धातु, ठीक है, उसका क्या उपवर्ग क्या नहीं है? धातु उसका उपवर्ग नहीं है, क्योंकि जो संश्लिष्ट आपकी डाइज हैं उसमें एसिड हो गया, बेस हो गया और वेट डाइज इसके अंतर्गत आ गई। वस्त्रों पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया कहलाती है रंजक, छपाई, ब्लॉक वर्ण, ठप्पे। मैंने आपसे बताया था ना कि वस्त्र के ऊपर जब डिजाइन के अनुसार रंग लगाएंगे तो वो आपकी प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, छपाई का प्रकार नहीं है, मतलब आपकी जो प्रिंटिंग है उसका प्रकार क्या नहीं है? तो रोलर छपाई, ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, बास्केट छपाई। तो जो छपाई का आकार है उसमें क्या नहीं है? उसमें आपकी बास्केट छपाई नहीं है। रोलर है, प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी है और ब्लॉक प्रिंटिंग भी है। बास्केट छपाई नहीं होती बल्कि बास्केट वीव होती है, बुनाई होती है, जो कि किसके अंतर्गत आती है? हमारी प्लेन वीव के अंतर्गत आती है। रंग खींचने वाली छपाई में ब्लीचिंग करने के लिए प्रमुख रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किस विधि से जापान, ये कौन सी विधि है जो जापान में विकसित की गई? तो स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल, रोलर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका स्टेंसिल हो जाता है। ब्लॉक छपाई विधि की जानकारी भारतीयों तथा चीनियों को लगभग कितने वर्ष पहले हुई? तो यहाँ पर जो ये जानकारी है वो भारतीयों एवं चीनियों को लगभग 2000 वर्ष पहले हुई। हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य कब से प्रारंभ है? तो हमारे देश में रोलर की छपाइयों का कार्य आपका 1785 से प्रारंभ होता है। ठीक है, कब? 1785 से प्रारंभ होता है। और काटते समय कपड़े को किस स्थान पर रखना चाहिए? समतल, असमतल, किसी भी, समतल व समतल दोनों। तो जब भी हम कपड़े को काटते हैं एकदम बराबर सरफेस पर रखकर काटते हैं, वरना कपड़ा क्या होता है? सही से नहीं कटता है, क्योंकि कपड़ा अगर फैला नहीं रहेगा तो उसकी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जो समतल स्थान होता है वहाँ पर रख करके काटते हैं। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? तो मेज़ या पटरे पर फैलाकर काटना। ठीक है, अभी दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है, तो समतल, मेज़ और पटरा दोनों हो सकता है। फिर घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है, समय की, कपड़े एवं धन की, परिश्रम की, किसी की भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होता है कपड़े एवं धन की। देखिए, समय की बचत तो नहीं होगी क्योंकि आपको भी समय लगेगा, आपको भी परिश्रम लगेगा, लेकिन हमारा कपड़ा एवं धन बच जाएगा। जो कपड़े बचते हैं उनसे हम दूसरी चीज़ों का प्रयोग बना सकते हैं, किसी काम में ला सकते हैं। धन की बात करें तो धन क्या, जो स्टिचिंग का चार्ज है वो आपका नहीं लगता है। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चौक, कुछ भी नहीं। तो किसका? मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। आपने टेलर की दुकान पे देखा होगा एक इस तरह के शेप की क्या होती है, एक चिपटी सी
ये ऐसा एक चिपटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर निशान लगाते हैं और फिर उस तरह से कट करते हैं। ठीक, मिल्टन चौक कपड़े पर इसलिए लगाया जाता है। अब देखिए इसका वो भी बताया क्यों लगाया जाता है। लगा चिन्ह सुंदर होता है, लगा चिन्ह स्थायी होता है, लगा चिन्ह अस्थायी होता है तथा काटने में सुविधा होती है, काटने में सुविधा रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा चिन्ह अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे कपड़े को उन्होंने कट किया, झाड़ा, तो वो अपने आप निकल जाती है, वह काटने में सुविधा हो जाती है। कपड़ा काटने से पूर्व कपड़े को भली भांति प्रेस कर लेना चाहिए। कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर बिना निचोड़े सुखाना चाहिए। कपड़े पर मिल्टन चौक से चिन्ह लगा देने चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है। कपड़े को काटने से पूर्व ये काम तो आपको करने ही चाहिए। तो उपयुक्त सभी, कपड़े को भली भांति प्रेस कर लेंगे जिससे शिकन नहीं रहेगी कपड़े पे, कपड़ा एकदम एक बराबर फैलेगा। कपड़े को रात भर भिगोकर बिना निचोड़े सुखाना, मतलब उसमें जो माड़ वगैरह लगी होती है वो निकल जाती है। फिर मिल्टन चौक से चिन्ह लगा के तो काटना ही चाहिए, ठीक है, तो इससे निशान इधर उधर नहीं जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि ये टेक्सटाइल का मैंने बनाया है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।